आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और आज के सेशन में जो है वो बीसी शिक्षकों के लिए है, जो मेरे गुरुजन भी हैं, क्योंकि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब हम लोग कहीं ना कहीं 10th क्वालिफाई कर किए होंगे। तो जितने भी गुरुजन हैं हमारे चैनल पे, यदि आप पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बीसी शिक्षक से रिलेटेड ये वीडियो है और ये बहुत बड़ा अपडेट भी है। और ये अपडेट जो है उनकी ईपीएफ क्लेम को लेकर, क्योंकि उनकी जब सक्षमतावान दे करके जब 1 जनवरी 2025 को जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में बने, तो उसके पहले वो नियोजित थे। तो चूंकि अब जब नियोजित थे तो उनसे उनको जो है टोटल 3600 रुपये जो है ईपीएफ के रूप में कटता था, यानी 1800 रुपये उनके सैलरी से कटता था और बाकी के जो 1800 रुपये है वो सरकार उनके फंड में जमा करती थी। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2025 को जब वो सक्षमता ज्वाइन करके विशिष्ट टीचर बने, एक्सक्लूसिव टीचर बने, तो वहां पे अब उनको जो है एनपीएस की कटौती शुरू हो गई है। और अब एनपीएस जो है लगभग 9000 रुपये के रुपये आसपास में उनका कटता है। पहले जो 3600 रुपये जमा होता था ईपीएफ अकाउंट में, अब वही एनपीएस अकाउंट में आपका लगभग 9000 से 9200 रुपये के रूप में जमा होता है। तो आजकल जो अगर आप ईपीएफ क्लेम कर रहे होंगे, ईपीएफ किसी से क्लेम करवा रहे होंगे, तो एक मैसेज आपके पास हमेशा आता होगा कि फॉर्म 19 रिजेक्ट हो जा रहा है, तो फॉर्म 10 सी रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि हम लोग जो 10 सी चाहे फॉर्म 19 रिजेक्ट होने का जो पेंशन क्लेम करते हैं उसके रिजेक्ट बार बार होने का क्या कारण है। तो और ईपीएफ में हम लोग उस रिजेक्ट से कैसे बचें, उसके कारण क्या है, ईपीएफ की राशि हम कंप्लीट कैसे निकालें, तो उसी ईपीएफ के बारे में कंप्लीट हम नॉलेज आज जानेंगे। हमारी वीडियो को बस बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा और वीडियो को में को अंत तक बने रहिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कौन सी गलती से आप ईपीएफ में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। आपके मोबाइल पे हमेशा इस तरीके का मैसेज आता होगा जब भी आजकल जो है लगभग 1 महीने के दौरान में अगर आप पीपीएफ क्लेम कर किए होंगे, चाहे वो आपका, चूंकि आपको मैंने इसके पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियो बना रखा था, तो यहाँ पे इन चीज़ों को पहले क्लियर चीज़ें समझ लेंगे कि जो आप ईपीएफ जब करते थे तो ईपीएफ में देखेंगे 3 तरीके का समझेंगे। पहले 2 तरीके समझ लेंगे। एक 1800 रुपये जो है वो आपके सैलरी से, यानी आपके सैलरी से कटता था, सैलरी से डिडक्ट होता था 1800 रुपये। बाकी जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1800। जो गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कितनी थी, आपकी 1800 रुपये। तो देखिए ये यहाँ पे अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1800 रुपये है इसको हम लोग जो है ईपीएफ के रूप में बोलते हैं एम्प्लॉय फंड। एम्प्लॉय फंड यानी जो है कर्मचारी का, कर्मचारी निधि, यानी जितने एम्प्लॉय हैं उनका फंड। और जो सरकार की जो कंट्रीब्यूशन होता है 1800 रुपये, उसमें 2 भाग में बढ़ जाता था, 550 रुपये और 1250 रुपये। इस सभी जितने भी विशिष्ट टीचर बने हैं या जो अभी फिलहाल जो नियोजित टीचर अभी हैं, जो सक्षमता देकर विशिष्ट टीचर नहीं बने हैं, उन सब के लिए न्यूज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 550 रुपये जो था, ये जो था इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर फंड। इसको ये चला जाता है एम्प्लॉयर फंड में। और ये 1250 जो होता है ये हो जाता है पेंशन फंड में, समझेंगे, पेंशन फंड में। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय फंड जो होता है, इस एम्प्लॉय फंड में लगभग जो है इसमें आप किसी व्यक्ति की राशि जो होगी वो 90,000 से लेकर के 1,10,000 रुपये के आसपास में जमा होगा। इसको जो विड्रॉल कराने के लिए हम लोग कौन सी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं। कौन सी फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म 31। इसको जो है विड्रॉल कराने के लिए हम लोग फॉर्म 19 करते हैं। और इसको जो विड्रॉल कराने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म 10 आपका सबमिट करते हैं। तो जब आप इस तरीके से जब इस फॉर्म को जब डालेंगे, यानी विड्रॉल कराने के लिए, जब उस निकासी के लिए जीपीएफ के फंड को जब बाहर निकालने के लिए जब इस तरीके फॉर्म अप्लाई करते होंगे, तो आप कभी कभी आजकल ऐसे मैसेज आपका आना शुरू हो गया है। ये मैसेज क्या है, जरा इन चीजों को समझेंगे। लिखा है कि योर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 10C, ये दिया है आपका, हैज बीन रिजेक्टेड बाय ईपीएफओ ऑन 11/9/2025 फॉर रिजेक्शन रीजन विजिट। जो है इस साइट दिया कि इस साइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, वो सारे रिजेक्शन का कारण आपको बताएगा। उसी तरह से देखिए फिर 10C जो है एक ही व्यक्ति के, देखिए यहाँ पे आपका 11 सितंबर को हुआ है, इसी व्यक्ति का 19 अगस्त को भी रिजेक्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए जब इन्होंने सारी चीज़ें साइट पे गए तो यहाँ पे बताया
कि इनका क्लेम कब रेज किया गया था, तो 2 सितंबर 2025 को। और देखिए यहाँ पे रिजेक्ट का कारण क्या दे रहा है, कह रहा है क्लेम रिजेक्टेड, प्लीज सबमिट फॉर्म एफ फॉर फॉर्म 10C फॉर विदड्रॉल बेनिफिट। आज जबकि देखिए यहाँ ऑलरेडी जो है 10C जो है फॉर्म अप्लाई किया गया है, और फिर कह रहा है कि स्टेटस में कि प्लीज सबमिट फॉर्म 10C। भैया हमने 10C तो यहाँ पे क्लेम टाइप जो हमने 10C ही मैंने वहाँ पे सबमिट किया, फिर भी 10C रिजेक्ट हो गया। तो एक चीज आपको हमेशा इस चीज को समझना होगा कि जो ये रीजन देता है वो रीजन आप 90% केसेज में वो रीजन जो है वो करेक्ट नहीं होता है, वो रीजन करेक्ट नहीं होता है। आप रीजन कुछ और लिखेगा लेकिन रिजेक्ट किसी और रीजन से होता है, वो रीजन कुछ के कुछ लिख देता है। देखिए आप खुद समझिए कि जब यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज सबमिट 10C फॉर विड्रॉल बेनिफिट, और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए फॉर्म 10C यहाँ पे हमने सबमिट किया, फिर भी 10C यहाँ पे क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसका कारण रीजन जो देता है, स्टेटस जो देता है आपका रीजन, ये ईपीएफओ के द्वारा वो हमेशा जो है 90% केसेज में गलत सलत रीजन देता है, लेकिन और होता किसी और रीजन से है रिजेक्ट। तो कौन से रीजन से रिजेक्ट होता है उसी रीजन के बारे में जानेंगे कि आप भी वो गलती ना करें जिसके कारण रिजेक्ट हो। या कभी कभी आप जिस व्यक्ति से भी अगर आप जो आप क्लेम सबमिट करवा रहे हैं, आप क्लेम करवा रहे हैं, तो वो व्यक्ति के प्रति आप प्रेशर ना दे कि भैया वो व्यक्ति क्यों आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा। नहीं, कुछ कारण हो सकता है, कारण क्या हो सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे, उस वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए आगे अब इन चीजों को देखेंगे। इसके पीछे का देखिए सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण आपका जो है यहाँ पे आपको आएंगे। देखिए ये वाला, देखिए मैंने किसी अपनी प्राइवेसी के लिए मैंने इनके नेम और यूएन नंबर मैंने हाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो कारण अगर होगा, सबसे पहला कारण जो अगर होता है, देखिए रिजेक्शन का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो कारण है रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी रिजेक्ट होने का अगर कारण देखेंगे, रिजेक्शन के लिए कारण देखेंगे, तो सबसे पहला जो कारण है यहां पे इन चीजों को देखेंगे, ये है नेम मिसमैच का। किसी भी वजह से अगर मान लीजिए नेम मिसमैच, क्या क्या चीज का, अभी नेम मिसमैच में देखिए कि जो आपका जो है, देखिए आधार से नेम मान लीजिए आधार में कुछ और नाम था, और मान लीजिए जब आपकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग के समय आधार में नाम कुछ था और उसी नाम से उन्होंने क्या कर लिया कि अपना ईपीएफओ अकाउंट ओपन करवा लिया। अब जब वो विशिष्ट टीचर बने हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से किसी में एक लेटर को लेकर के नाम गड़बड़ था आधार के, तो अब विशिष्ट टीचर में जो ज्वाइन करना था तो उनको आधार में नेम उन्होंने करेक्शन करवा लिया, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा लिए। उस स्थिति में अब क्या कि जो पुराना ईपीएफ अकाउंट जो ओपन करवाया तो पुराने आधार के हिसाब से था, तो अभी तक तो वही है ईपीएफ में, लेकिन आधार आपने चेंज, जैसे अब आधार वहां जाएंगे तो आधार में जैसे सुधार करवाएंगे तो वहां पे आपका नेम मिसमैच हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाएगा, इस वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होने की चांस है। दूसरा चीज होता है कि बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है, प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है। प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा, प्रोफाइल अपडेट में जैसे ईमेल आईडी वगैरह अपडेट होता है, मोबाइल नंबर वगैरह सारे अपडेट करना होगा, पैन नंबर वगैरह, तो इसके कारण भी आपका ये चीज होगा। तीसरा चीज जो होता है इसमें होता है आपका नॉमिनी। देखिए जब भी आप नॉमिनी में क्या होता है कि हो सकता है कि जब व्यक्ति जो शिक्षिका जो बनी हो, चाहे शिक्षक जो बने हैं, चाहे तो उस समय उनकी जो है शादी नहीं हो, अनमैरिड हो, और अनमैरिड की सिचुएशन में उन्हें नॉमिनी में अपनी माँ को या पापा को डालते हैं। लेकिन अब होता है कि अचानक को शादी हो गई, अब जब शादी हो गई तो आपने वहाँ पे स्टेटस चेंज कर लिया मैरिड, लेकिन नॉमिनी में नाम किसका डाला गया है, फादर का। तो जैसे ही मैरिड होंगे तो वहाँ पे नॉमिनी के नेम हटा करके क्या डालना होगा, आपका हस्बैंड का नाम डालना होगा या वाइफ का नाम डालना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस होता है कि मैरिड हो गए, आपने स्टेटस में डाल दिया कि मैरिड अनमैरिड स्टेटस आपने डाल दिया, स्टेटस कर दिया, लेकिन जो वहाँ पे फादर्स नेम डाले हैं वहाँ पे उसको हस्बैंड हो गया। देखिए वहाँ पे स्टेटस में हस्बैंड लिखा गया लेकिन नाम किसका है, फादर का, और लेकिन आपके जो आधार कार्ड के हिसाब से वहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन के कारण बनता है। तो आप वहाँ पे नॉमिनी अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड है तो स्टेटस में भी हस्बैंड होना चाहिए, अगर हस्बैंड है तो हम मैरिड भी शो होना चाहिए और हस्बैंड भी होना चाहिए और हस्बैंड का नाम ही शो होना चाहिए। तो उस स्थिति में देखिए जब नॉमिनी, तो नॉमिनी का फोटो भी लगता है और नॉमिनी का आधार कार्ड भी लगता है, तो आप नॉमिनी डिटेल्स को भी फीड करना। ये दूसरा चीज क्या होता है आपका
कि आपका देखिए ई केवाईसी नहीं, ई केवाईसी का मतलब है कि वहां पे अगर आपका पैन कार्ड वहां अपडेट नहीं है तो इस वजह से भी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज जो रिजेक्ट हो रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन जानने के लिए यहाँ पे देखिए वो रीजन क्या है। हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति की इंप्लॉय फंड देखिए यहाँ पे टोटल कितना था, 61,037 रुपये। जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट क्लियर पता चलेगा कि इनकी इंप्लॉय फंड में कितनी राशि जमा थी, 61,037 रुपये। लेकिन इन्होंने टोटल विड्रॉल फॉर द ईयर 2000, लेकिन इन्होंने टोटल विड्रॉल कितना करा लिया है, 62,524 रुपये। इनके अकाउंट में जमा कितना था, 61,000, लेकिन निकल कितना गया, 62,000। यानी इनके अकाउंट में माइनस कितना हो गया, 1487 रुपये। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस 1487 रुपये शो कर रहा है। तो ये 1487 रुपये अगर माइनस हो गया और जैसे ही आप आने वाले इसको एम्प्लॉयर फंड का जो ये 18,650 क्लेम करेंगे, 37,500 क्लेम करेंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। इसके रिजेक्ट होने का ये बहुत बड़ा कारण है। और ये देखिए अब ये कब जाके क्लियर होगा, तो इसके पीछे कारण कि जब माइनस में है तो अगर एक भी कोई दूसरा फंड मान लीजिए बकाया पैसा है किसी प्रकार का फंड, एक बार और 1800 जमा हो जाएगा तो फिर ये प्लस में हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये रिजेक्ट सबसे ज्यादा कारण हो रहा है। सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने का आज के दौर में ये कारण है। जितने लोग का रिजेक्ट हो रहा है, एक बार आप ईपीएफ से जाकर के इस पासबुक निकाल करके देखेंगे तो वहां पे देखिएगा वहां पे चीजें माइनस में शो कर रहा होगा। क्योंकि आपने क्या किया कि मान लीजिए आपके अकाउंट में जमा कितना है, 61,037, और आपने क्लेम जब कर रहे होंगे तो आप 80,000 डाल दिया होगा। 80,000 डालेंगे तो क्या हो जाए, एक्सेस बढ़ के, जब एक्सेस बढ़ के आएगा भैया तो आपने ईपीएफ का पैसा एक्स्ट्रा ले लिया, तो उस एक्स्ट्रा पैसा जो ले लिया वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो वहां पे माइनस में कर दिया। तो जब तक प्लस में नहीं होगा तब तक आपका रिजेक्ट होते रहेगा, या उसके और भी। तो ये सबसे बड़ा जो कारण है आपके ये रिजेक्ट होने का। देखिए यहाँ पे माइनस बैलेंस होने के कारण। दूसरा एक और रिजेक्ट होना, देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा कारण क्या मैंने कि माइनस निगेटिव बैलेंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो कारण है एक है वो है निगेटिव बैलेंस। निगेटिव बैलेंस। उसके अलावा जो है एक और सबसे बड़ा जो कारण है, अगर 3 नंबर जो आप समझेंगे, एक तो आपका हो गया निगेटिव बैलेंस, दूसरा चीज मैंने इतनी सारी कारण बता दिया। तो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेंडिंग, समझेंगे, पेंडिंग अमाउंट। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट पेंडिंग है, ईपीएफ के आपके जो डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उनका कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने 4 महीने का कुछ ना कुछ रुपया बकाया है। डिपार्टमेंट कंप्लीटली पेमेंट जो है 95% शिक्षकों को जमा नहीं किया है उनके अकाउंट में, डिपार्टमेंट के द्वारा ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट कभी कभी 1 महीने या 2 महीने का जो पेमेंट है उस पेमेंट को प्रोसेस कर देता है उनके अकाउंट में भेजने का। और जैसे ही आपने वहां पे प्रोसेस कर दिया है डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में जाने का, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, उसी दौरान आपने क्लेम कर दिया, तो वहां पे क्या होता है कि पेंडिंग अमाउंट कहीं ना कहीं थोड़ा शो करेगा। जब पेंडिंग अमाउंट शो करेगा तो उस स्थिति में भी आपका जो है आपका ये 10C रिजेक्ट होता है। 10C रिजेक्ट हो जाए, जब फॉर्म 19 भी रिजेक्ट होता है। अब उसके पीछे आप सोचेंगे सर कि जब ये सारी रिजेक्ट तो हो गया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले इनकी एक एक जितनी गलतियां हैं सबको सुधारते जाना है। तो सबसे पहले देखिए गलती और तो देखिए पहले आधार वगैरह सारा नेम सही सुधार कर देख लीजिए। अगर सब चीज़ सही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सबसे मान लीजिए सब चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको सही करवा लीजिए, आधार को अपडेट करवा लीजिए, सब चीज़ अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल अपडेशन में चलिए। प्रोफाइल अपडेट में अपना ईमेल आईडी वगैरह देखिए, बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी अपडेट नहीं होता, उसके वजह भी होता है। उसके बाद जो है नॉमिनी का डिटेल्स देख लीजिए, क्या नॉमिनी सही है कि नॉमिनी को करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना पैन वगैरह जो है सारा अपडेट करा लीजिए, ये भी एक सारा का चीज़ हो। उसके बाद निगेटिव बैलेंस अगर है तो निगेटिव बैलेंस को प्लस करने का क्या होगा, तो थोड़ी दिन वेट करना पड़ेगा कि जब वो प्लस अगला महीना अगर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, नहीं अगर इंटरेस्ट ऐड तो किसी मंथ का पेंडिंग अमाउंट ऐड हो जाएगा तो आपका वो प्लस, या जो आपकी ईपीएफ के जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो ईपीएफ के बारे में एक्सपर्ट है, आप उनसे सलाह लीजिए। वो लोग माइनर निगेटिव रहने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें आपको क्लेम करके निकलवा देंगे। लेकिन नॉर्मल वे से जैसे आप उमंग से या ईपीएफ से कर लेते हैं उस स्थिति में ये रिजेक्ट होगा। तो अगर किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे, एक्सपर्ट जो ईपीएफ के एक्सपर्ट हो, जो थोड़े बहुत आपसे
लेकर कुछ चीज़ों करेंगे तो सारी चीज़ इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। उसके अलावा जो पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट देखिए ये अमाउंट की आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट जब प्रोसेस कर दिया है तो जमा ऑटोमेटिक होगा, इसमें आप कुछ इस स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप सुधार करके, तो अब एक सबसे सिंपल है कि कहते हैं कि चलिए हम ईपीएफ एक्सपर्ट से नहीं मिल रहे, तो जितना बार रिजेक्ट हो रहा है उस हर रिजेक्ट के जिस दिन रिजेक्ट हो रहा है उसके 24 घंटा या 48 घंटे के बाद आप फिर से उसको क्या कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए फॉर्म को, फिर से उसको क्लेम कर दीजिए, क्लेम करते रहिए, जितना बार रिजेक्ट हो रहा है कभी ना कभी वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके अमाउंट आ जाएगा। तो ये सारे कारण थे ईपीएफ से रिलेटेड को, अमाउंट को लेकर कि ईपीएफ से संबंधित कोई भी अगर आपको क्यूरी है, कोई भी चीज़ें, हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइए कमेंट में। और इससे अलावा और भी कोई क्वेश्चन होता है तो हमारी ईपीएफ इसके कमेंट बॉक्स में उस सवाल को छोड़िएगा, उस सवाल पे को देखेंगे, अगर कहीं ना कहीं उस पर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो उस सवालों को जवाब दे देंगे कमेंट में। अगर उस पर वीडियो बनाने लायक रहे तो मैं वीडियो भी बना करके आपके पास तक पहुँचाऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज की इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।